हेलो एंड वेलकम टू फार्मेसी इंडिया लाइव। डी फार्म फार्माकोलॉजी सीरीज़ में यूनिट 4 हम पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, यानी ऐसी ड्रग्स जो आप डिप्रेशन में यूज़ करते हैं। तो भाई सबसे पहले जान लेना ये ज़रूरी है कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन कैसे होता है और डिप्रेशन किस तरीके से हमारे लाइफ में हमारे मूड को इन्फ्लुएंस करता है। जी हाँ, तो सबसे पहले हमने नाम लिया मूड। आखिर मूड जो है हमारा जो मूड है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो जान लीजिए हमारा मूड इन 3 बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर्स पे डिपेंड करता है, जिनके नाम है नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन। इन्हीं तीनों की वजह से हमारे मूड पे जो रिजल्टेंट इफेक्ट होता है वो होता है, यानी कि इन्हीं की वजह से हमारा मूड होता है डिप्रेशन का शिकार, और इन्हीं की वजह से ही हमारा मूड डिप्रेशन के शिकार से बचता भी है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, कारण क्या हो सकते हैं डिप्रेशन के। तो डिप्रेशन का जो कारण हो सकता है, सबसे पहला कारण है अगर ये जो हमारे 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये ठीक से काम ना करें या इनका अमाउंट घट जाए। तो क्या होगा सर, इनका अमाउंट क्या हो घट जाए या फिर इनका क्या हो जाए, डिग्रेडेशन हो जाए। ठीक है, दूसरी बात क्या हो सकती है सर, इन न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिसेप्टर्स हैं वो बढ़ गए, यानी उनके रिसेप्टर का क्या हो गया, अप रेगुलेशन हो गया। क्या हो गया, अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। ये हमारा दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण क्या हो सकता है सर, तीसरा कारण हो सकता है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि कोई ना कोई ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सामने वाले को, यानी कि हमारे पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई। अब आइए देखते हैं इनकी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे होते हैं हमारी पहला एपिसोडल डिप्रेशन, दूसरा मेजर एंडोजिनस डिप्रेशन, और फिर कुछ कैटेगरीज आती हैं जैसे कि मेनिया एंड बाइपोलर डिप्रेशन। ठीक है, और इनके साथ ही साथ हम 2 कैटेगरी और डिस्कस करेंगे जहाँ पे है हमारे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर एंड एटिपिकल डिप्रेशन। इन सभी कैटेगरीज को आपको लर्न रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी हम ड्रग्स यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को यूज़ करेंगे, फिर एक साथ इनके पूरी मैकेनिज्म को हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट लेके चलेंगे ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम इसको कवर करने में ना लगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ड्रग है वो क्या है सर, SSRI, यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। पहला हो गया। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, सिटालोप्रैम, फ्लोक्समीन, एसिटालोप्रैम, पैराक्सिटीन, फ्लोक्सिटीन एंड सर्ट्रालिन। और फिर आती हैं SNRIs, यानी कि सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसमें आती हैं डेसवेनलाफैक्सिन, वेनलाफैक्सिन, डोलोक्सिटीन, मिलनासिप्राम एंड लीवोमिलनासिप्राम। नेक्स्ट आती है हमारी एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। इसमें कौन आती हैं सर, बस्पिरोन एंड मिर्टाजिपिन। बस्पिरोन हमने एंटी एंजाइटी ड्रग्स में पढ़ा था, जो कि यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं। दिस इज आवर न्यूअर कैटेगरी ड्रग्स। फिर आती हैं हमारी सेरोटोनिन मॉड्यूलेटर्स। तो सेरोटोनिन मॉड्यूलेटर्स में कौन आती है हमारी, ट्रेजोडोन, विलाजोडोन एंड वॉटियोक्सिटिन। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे कौन होती है सर, अमीट्रिप्टालिन, इमिप्रामिन, डॉक्सिपिन, नॉरट्रिप्टालिन एंड डेसिप्रामिन। फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारी माओस। माओस कौन होती है, हमने पढ़ा है, माओ होती है हमारी मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, यानी कि मोनो अमीन्स ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, सारा एक्शन। अब यहाँ पे हम 3 न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कस करने वाले हैं। सपोज हम इस न्यूरॉन को क्या नाम देते हैं, इस न्यूरॉन को नाम दे देते हैं सेरोटोनिन, और इस दूसरे न्यूरॉन को हम नाम दे देते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। अब इनके जो एंड पार्ट है, यानी कि इनका जो नर्व टर्मिनल है, वहाँ पे पूरी एक्शन होती है। अब उस नर्व टर्मिनल के पास चलते हैं। तो देखिए अब इनका नर्व टर्मिनल जो है यहाँ पे हम पहुँच गए। अब नर्व टर्मिनल में क्या होता है, इन न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस होती है, यहीं पे ये स्टोर किए जाते हैं और यहीं से ये रिलीज होते हैं। ये हमने अपने यूनिट 2 में सीख लिया है। तो भाई इनका जो स्टोरेज होगा, याद रहे आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है, इनका सिंथेसिस, इनका स्टोरेज और इनका रिलीज।
हमारे नर्व टर्मिनल से ही होता है, इन तीनों ही न्यूरोट्रांसमीटर का। अब ये बनते कैसे हैं देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, सेरोटोनिन की बात करें तो सेरोटोनर्जिक नर्व टर्मिनल की बात करें तो यहाँ पे ये बनते हैं ट्रिप्टोफैन से, और ट्रिप्टोफैन से ये आगे बनते हैं 5-HT रिसेप्टर यानी कि हमारे सेरोटोनिन में। और नॉरेडिनर्जिक की बात करें तो ये बनते हैं हमारे टायरोसिन से, यानी इनका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है टायरोसिन, और टायरोसिन से हमें मिलता है नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, ये इनके अंदर की कहानी होती है। अब देखिए क्या होता है, नॉर्मली जब भी जो भी ये प्रोसेस हुआ है, सपोज मैं अगर इसको मार्क करने की कोशिश करूं तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है सर, अंदर होता है। ठीक है, यानी कि नर्व टर्मिनल के अंदर होता है। मैंने इसको बाहर दिखा दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए जब ये अंदर होता है और यहाँ पे कोई भी स्टिमुलस आता है तो ये क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और जब ये रिलीज होते हैं, सपोज ये रिलीज होते हैं तो ये हमारे रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। कौन से रिसेप्टर से बाइंड करेंगे सर, जितने भी सेरोटोनिन हैं, सेरोटोनर्जिक हैं, ये बाइंड करेंगे 5-HT रिसेप्टर से, और जितने भी एड्रिनर्जिक हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये बाइंड करेंगे ईदर अल्फा और बीटा। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे एड्रिनर्जिक रिसेप्टर हैं, यहाँ पे हम सपोज मान लेते हैं ये हमारा अल्फा 1 है, ये हमारा बीटा 2 है। ठीक है, तो हमारे एड्रिनर्जिक और इसके साथ ही साथ सपोज अब हम यहाँ पे एक केस ले लेते हैं कि सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स में क्या हुआ, यहाँ पे लेके चलते हैं। देखो सबसे पहला प्रोसेस हुआ कि हमारे ट्रिप्टोफान आया, ट्रिप्टोफान से हमारा 5-HT न्यूरोट्रांसमीटर बन गया, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुआ फिर वेसिकल्स में पैक हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वेसिकल्स हैं, मैं इसको ब्लैक पेन से दिखा देता हूँ, चलो वाइट पेन से। तो ये क्या हो गए, हमारे वेसिकल्स हो गए। देखिए यहाँ पे वेसिकल्स हमारे एंट्रैप हो गए, और इस वेसिकल्स में क्या हुआ है, सेरोटोनिन भरा हुआ है। अब जैसे ही हमारे स्टिमुलस आएगा, एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, ये सेरोटोनिन क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। अब जैसे ही ये रिलीज हो गए सर, ये रिलीज होने के बाद हमारे रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। कौन रिसेप्टर, 5-HT रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, और क्या शो करेंगे, 5-HT रिसेप्टर से बाइंड करके हमको हमारे मूड को स्टेबलाइज करेंगे। लेकिन इनकी कमी होने के कारण क्या होगा, हमें मूड डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। ठीक इसी तरीके से नॉरएपिनेफ्रिन की बात करें तो टायरोसिन इनका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, और नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पे बनेगा, हमारे वेसिकल्स के अंदर एंट्रैप होगा, और फिर एक्शन पोटेंशियल आने पे क्या होगा सर, ये रिलीज होंगे। अब नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ से रिलीज हुआ और इन रिसेप्टर पे यानी कि इन अल्फा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर या बीटा 1 रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, और जब ये इस पे बाइंड करेंगे हमारे मूड स्टेबलाइजर्स की तरह काम करेंगे, हमारे डिप्रेशन वाले जो सिम्टम है उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन इसके बाद की कहानी क्या होगी, यहाँ पे एक चैनल लगा हुआ होता है, इन चैनल से ये क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि जितना इनको बाइंड करना है बाइंड किया, उसके बाद ये सेम उसी नर्व एंडिंग में लौट जाते हैं बाय हेल्प ऑफ SERT यानी कि सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर। और यहाँ पे कौन होता है सर, यहाँ पे होते हैं हमारे NET यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। तो ये क्या करते हैं, जो भी बचे कुचे हमारे नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन होती हैं, इसको ये वापस से रीअपटेक कर लेते हैं अपने नर्व एंडिंग में। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस नॉर्मली चलता रहता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, सपोज इनका लेवल कम हो रहा है या इनके रिसेप्टर क्या हो गए, एक से अधिक बढ़ गए, यानी कि रिसेप्टर में अप रेगुलेशन हो गया, तो हमको क्या हो गया, डिप्रेशन का शिकार हम होते हैं, हमारे पास डिप्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इनको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हम जो ड्रग का डिस्कशन करेंगे वो है SSRIs यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। यानी इस जो रीअपटेक हो रहा है इस चीज़ को क्या करना है सर, इनहिबिट कर देना है। अब इन प्रोसेस को समझने से पहले एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब भी ये रीअपटेक के अंदर जाते हैं, यानी कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं कौन कौन से, नॉरएड्रिनर्जिक और सेरोटोनर्जिक, जब भी ये रीअपटेक होकर वापस से उस नर्व एंडिंग में जाते हैं और वेसिकल्स में पैक होते हैं ताकि वो दोबारा फिर से एक्साइटेशन होने पर रिलीज़ हो पाएँ, इससे पहले जैसे ही ये एंटर करते हैं इस हमारे नर्व एंडिंग्स के मेम्ब्रेन में, तो नर्व एंडिंग्स के मेम्ब्रेन में एंटर करने पे ही उनको यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम मिलता है जिसका नाम क्या होता है, चलो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। इस माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम का नाम क्या है सर, इस माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम का नाम है माओ। क्या नाम है, माओ। यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, इसका नाम क्या है,
माओ। तो सर माओ क्या करता है? माओ हमारे जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स वापस रीअपटेक होके आ रहे हैं इनको क्या कर देगा? डिग्रेड कर देगा। माओ का काम क्या होता है? मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, यानी जितने भी मोनो अमीन्स होंगे, जितने भी मोनो अमीन्स होंगे इनको ये क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। और ऑक्सीडाइज करने पे ये क्या हो जाएंगे सर? डिग्रेड हो जाएंगे। डिग्रेड हो जाएंगे या मीन खराब हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। और डिग्रेड हो गए तो क्या इनका कोई यूज़ बचा? ये वेसिकल्स में दोबारा पैक होंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, यानी कि हमारे पूरे काम पे ये पानी फेर देंगे। ठीक है, अब इनको भी हम याद रखेंगे। ये हमारी हो गई नॉर्मल प्रोसेस। तो नॉर्मल प्रोसेस को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सर क्या हुआ? सबसे पहला हमारा न्यूरोट्रांसमीटर प्रीकर्सर मॉलिक्यूल आया, फॉर एग्जांपल टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। दूसरा आया, हम ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे ये वेसिकल्स में इंट्रैप होंगे, यानी कि हमारे नॉरएपिनेफ्रिन एंड 5-HT इनसे बनेगा। और ये हमारे जो वेसिकल्स होंगे उसमें इंट्रैप किए जाएंगे। और इंट्रैप किए जाने के बाद एक्शन पोटेंशियल के डेवलप होने पे हमारे ये क्या हो जाएंगे? रिलीज़ हो जाएंगे। और रिलीज़ होंगे तो ये क्या करेंगे? हमारे रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे, आपके रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे, यानी रिसेप्टर जो इनसे एसोसिएटेड होंगे। अब सेरोटोनिन हुआ तो 5-HT पे, नॉएड्रेनर्जिक हुआ यानी कि नॉरएड्रेनालिन हुआ तो हमारे अल्फा या बीटा रिसेप्टर पे। ठीक है, अब यहाँ से बाइंड करने के बाद जब ये रीअपटेक होंगे तो एक मैकेनिज्म, एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये वापस से रीअपटेक होंगे और रीअपटेक होंगे वापस से ये नर्व एंडिंग्स में पहुँच जाते हैं। नर्व एंडिंग्स में पहुँचने पे क्या होता है? वहाँ पे इनको मिलता है माओ, और माओ क्या करता है? इनको डिग्रेड कर देता है। तो इस माओ को हमको किसी न किसी मैकेनिज्म से रोकना होगा ताकि ये फिर से वेसिकल्स में जाएँ और दोबारा से रिलीज़ हो। तो चलिए अब एक एक करके हर एक कैटेगरी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी SSRIs, यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, इनके एग्जाम्पल होते हैं सिटाइलोप्राम, एसिटाइलोप्राम, फ्लोक्सामिन एंड फ्लोक्सेटिन। अब चलिए ये क्या करते हैं सर? ये हमारी SSRIs जो होती हैं ये ब्लॉक करती हैं। किसको ब्लॉक करती हैं? हमारे SERT यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती हैं। इनके ब्लॉक करने से क्या होगा सर? जब भी इनको ब्लॉक करेंगे तो जो हमारा रीअपटेक हो रहा है सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर का, ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इनके सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर के बंद होने से जो हमारा यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं सेरोटोनिन, ये क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? इंक्रीज, इनका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो रिसेप्टर्स पे ये ज़्यादा बाइंड करेंगे, और जितना ज़्यादा बाइंड करेंगे उतना ज़्यादा जो मूड डिसऑर्डर है, जो डिप्रेशन है, वो क्या होगा? उसके इफिकेसी होगी, उसकी थेरेपेटिक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यानी कि वो डिसऑर्डर क्या होगा? ठीक होगा। ठीक, अब यही सेम चीज़ यहाँ पे SNRIs करेंगी, यानी कि सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो ये क्या करती हैं सर? ये NET यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को क्या करेंगी? ब्लॉक करेंगी, जिससे जो हमारा रीअपटेक हो रहा था नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर का, वो क्या होगा? नहीं होगा। अब यहाँ पे नहीं होने से क्या होगा सर? इनकी जो लेवल है यहाँ पे बढ़ेंगी। देखिए मैं इसको वाइट से दिखा देता हूँ कि जो इनका लेवल है वो क्या होगा सर? इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? ज़्यादा बाइंडिंग होगी रिसेप्टर से, और ज़्यादा बाइंडिंग होगी रिसेप्टर से तो एक्शन जो होगी एंटी डिप्रेसेंट्स वो भी हमको ज़्यादा मिलेंगे। अब देखिए इनके यूजेस हमने डिस्कस कर लिए, यूजेस के साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। तो यहाँ पे अब हम साइड इफ़ेक्ट्स मेंशन कर देते हैं कि देखिए SNRIs के सबसे प्रोमिनेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे वोमिटिंग। क्या होता है सर? इट कॉजेज वोमिटिंग। दूसरा, इट कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इट कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड अदर मूड डिसऑर्डर्स। क्या होती हैं? अदर मूड डिसऑर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम SNRIs का, यानी कि सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। इनके यूजेस आपको पता है कि सर ये एज एन एंटी डिप्रेसेंट काम करेगा बाय सेलेक्टिवली ब्लॉकिंग द नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब यहाँ पे इनके जो और इफेक्ट्स होते हैं और यूजेस होती हैं, इट इज़ यूज्ड इन फाइब्रोमाइल्जिया एंड न्यूरोपैथिक पेन में भी ये इफेक्टिव होते हैं। कहाँ पे होते हैं सर? न्यूरोपैथिक पेन। ठीक है, अब इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। चलो मैं इसको अब हटा देता हूँ। अब इनके साथ में हम इनके साइड इफ़ेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इनके सबसे प्रोमिनेंट जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये क्या होते हैं सर? ये कॉज करते हैं BP फ्लक्चुएशन। BP फ्लक्चुएशन, क्योंकि ये क्या हमारे अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे बाइंड कर रहे हैं तो ये हमारे BP को भी क्या करते हैं? एलिवेट करते हैं। यहाँ पे हमने एलिवेट ना यूज़ करके हमने फ्लक्चुएशन यूज़ किया है, आप चाहें तो एलिवेट भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। और इसके साथ साथ अब हम पढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, जहाँ पे हम पढ़ेंगे माउस एंड एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, और हम इसके बाद TCS भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले माओ डिस्कस कर लेते हैं। तो माओ क्या करती है, हमारी जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी नॉरएपिनेफ्रिन हो गई और 5-HT हो गई, तो ये क्या करेंगी, माओ इसको क्या करती है सर, माओ इसको डिग्रेड कर देती है, माओ इसको इनएक्टिव कर देती है या डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, माओ इसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। अब डिस्ट्रॉय कर देगी तो ये वापस से वेसिकल्स में पैक नहीं हो पाएंगी, वेसिकल में पैक नहीं होंगी तो इनके नंबर जो होंगे क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे नेक्स्ट रिलीज से। ठीक है, इसके एग्जांपल्स है आइसोकार्बोक्सिलाइड, फेनल्जीन एंड सिलिजीन। माओ के एक और एक्शन है, माओ क्या करता है, जब भी हमारे शरीर में कोई भी टायरामीन रिच फूड हम लेते हैं, टायरामीन रिच फूड हम लेते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा फूड जिसमें टायरामीन है, अगर वो ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है, इस चीज़ को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, और मेटाबोलाइज नहीं कर पाते तो इससे क्या होगा सर, बहुत सारे कैटाकोलामीन्स रिएक्शन होती है, यानी कैटाकोलामीन्स को रिलीज़ करते हैं, जिससे हमको बहुत सारे अदर इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। उस अदर इफ़ेक्ट्स का नाम हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखे तो हमको चीज़ रिएक्शन देखने को मिलती है। चीज़ रिएक्शन के लिए कौन से ड्रग यूज़ करते हैं ये आपको कमेंट करना है, इस चीज़ का आंसर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, तो भाई माओ के एक्शन हमको पता चल गया और उनके साइड इफेक्ट्स भी हमको पता चल गए। अब बात करते हैं एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। भाई इनके बारे में अपने एंटी एंजाइटी वाले चैप्टर में डिस्कस किया है, आप वहाँ से जाके इनको देख सकते हैं। इनके एग्जाम्पल है बसपिरोन, ट्राइजोडोन, नेफाजोडोन, मेटाजिपोन एंड डेसिप्रामीन। डेसिप्रामीन के बारे में हम यानी कि यहाँ जो हमारे TCS हैं, आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब TCS की बात करें यहाँ पे, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें, तो देखिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करती हैं, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए TCS की बात करें तो TCS सेलेक्टिवली नहीं होती है, यानी कि ये सेलेक्ट करके नहीं बाइंड करती। जैसे हमारी जो SSRIs थी वो सेलेक्टिवली सेरोटोनिन को ब्लॉक कर रही थी। SNRIs मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब देखो सेरोटोनिन को के जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स थे, यानी कि यहाँ पे जो SERT था, SERT, इसको ब्लॉक करने के लिए कौन था सर, SSRIs, यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, और यहाँ पे कौन था, NET था। तो इसको ब्लॉक करने के लिए कौन था, इसको ब्लॉक करने के लिए SNRIs, यानी कि सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये तो क्या थे, सेलेक्टिव थे, यानी कि ये सिर्फ इसी रिसेप्टर को, इसी ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करेंगे, इनके अलावा ये किसी को नहीं ब्लॉक करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात आ गई, सॉरी मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, SERT, और इनको कौन ब्लॉक कर रहा था, SSRIs। ठीक है, अब बात आ गई TCS की। तो TCS यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सेलेक्टिव नहीं होती है, ये इनको भी ब्लॉक करते हैं और इनको भी ब्लॉक करते हैं। अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की, तो SNRIs को बात करते हैं कौन, डेसिप्रामीन। डेसिप्रामीन किसको ब्लॉक करती हैं सर, ये सर NET यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करती हैं। वाइल अगर हम एमिट्रेप्टिलिन की बात करें तो ये किसको ब्लॉक करती हैं सर, ये हमारी SSRIs को ब्लॉक करती हैं। यानी कि इनके अलग अलग जो ड्रग्स हैं वो सेलेक्टिव नहीं होती, वो अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स हम पहले ही नोट कर चुके हैं तो उसको हम नहीं देखेंगे। TCS इन सभी रिसेप्टर्स को, यानी कि इन सभी ट्रांसपोर्टर्स को तो ब्लॉक करते ही करते हैं, इसके साथ साथ इनके कुछ अदर एक्शन होते हैं जिसको मैं अलग पेन से दिखा देता हूँ। अब देखिए TCS इनके साथ साथ कुछ और एजेंट्स को ब्लॉक करते हैं, जिसका नाम देखो, मैं इसको पहले यहाँ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक, अब इनको ये ब्लॉक करते हैं हमारे यहाँ पे, अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे ये अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, साथ ही साथ ये मस्करिनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं, और H1 हिस्टामिनिक रिसेप्टर को भी ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। ठीक है, अब इन सभी ब्लॉकेज से अलग अलग एक्शन भी हमको मिलता है। देखिए इनके एक्शन तो हमको पता है, तो मैं इनको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि इनके एक्शन हमको पता है, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट एक्शन इनसे हमको मिलेगा, एंटी डिप्रेसेंट एक्शन। अब इनसे हमको क्या एक्शन मिलेगा, अब देखिए मस्करिनिक रिसेप्टर को अगर ये बाइंड कर रहे हैं, उसको ब्लॉक कर रहे हैं, अल्फा को ब्लॉक कर रहे हैं, तो देखिए इसकी वजह से हमको क्या होगा, BP फ्लक्चुएशन, या कह सकते हैं हम क्विनिडीन जैसा इफेक्ट मिलता है, क्विनिडीन जैसा इफेक्ट मिलता है। अब क्विनिडीन क्या करता है सर, एरिथमिया कॉज करता है, तो एरिथमिया जैसा हमको इफेक्ट देखने को मिलता है। वैसे क्विनिडीन एरिथमिया को
ट्रीट करने के लिए होता है, लेकिन कुछ डोजेज में ये कॉज भी करता है। तो ये क्या करते हैं सर, एरिथमिया जैसा इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है। और क्योंकि हिस्टामिन को भी ये ब्लॉक कर रहे हैं, तो हिस्टामिन के ब्लॉकेज से भी इनको और सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सर कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमारे हिस्टामिन ब्लॉकेज से, ये आपको कॉमेंट करके बताना है, क्योंकि हम हिस्टामिन चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मस्करिनिक से बात करें, क्योंकि मस्करिनिक को ब्लॉक कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी कॉलिनर्जिक एडिनर्जिक इफेक्ट्स हैं उनको भी हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम एडिनर्जिक इफेक्ट की बात करेंगे तो कौन कौन से इफेक्ट होंगे सर, ब्लड विजन देखने को मिलेगा। और क्या मिलेगा सर, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। सर ये भी क्या होंगे, इनके साइड इफेक्ट्स आएंगे। साथ ही साथ ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन एंड ड्राई माउथ। ठीक है, तो ये हो गए इनके इफेक्ट्स और इनके साइड इफेक्ट्स जो कि आपको लर्न रखना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बात हम करेंगे कि भाई इनके कौन कौन से यूजेस होते हैं। तो यूजेस में हम कहाँ यूज़ करते हैं सर, डिप्रेशन में यूज़ करते हैं, और बाइपोलर में हम इसको यूज़ करते हैं, TCS, लिथियम, SSRIs, और साथ ही साथ हम इनको एंटी साइकोटिक डिप्रेशन में भी हम इनको यूज़ करते हैं विथ SSRIs एंड एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD में भी हम यूज़ करते हैं किसको, SSRIs को एंड क्लोमिप्रामीन को, एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स में भी हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, इन्हीं के साथ हम एंटी डिप्रेसेंट कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो कहाँ कहाँ इनको हम नहीं प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि देखिए हमने TCS की बात करी। TCS क्या कर रहे थे सर, एरिथमिया कॉज कर रहे थे। एरिथमिया कॉज कर रहे थे कैसे, बाय ब्लॉकेज ऑफ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। यानी कि आप किसी को हार्ट अटैक आया है या किसी को हार्ट की बीमारी है तो हम उसको कभी भी हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स नहीं प्रेस्क्राइब करते। लिवर डिजीज़ है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो लिवर से होता है इनकी ड्रग्स की, तो हम लिवर डिजीज़ में भी इसको नहीं प्रेस्क्राइब करते। और एक ब्लड डिसऑर्डर है पोर्फायरिया, अगर आपको जेनेटिक डिसऑर्डर है पोर्फायरिया तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग्स नहीं प्रेस्क्राइब की जाती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर्स और सिजोफ्रेनिया में भी हम इनको नहीं देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि अगर फियोसाइटोक्रोमा का केस है, यानी कि कोई एड्रिनल ग्लैंड्स में एक छोटी सी ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ऐसी सिचुएशन में भी, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये भी हार्ट का ही केस है भाई, हार्ट अटैक हो सकता है, इससे स्ट्रोक हो सकता है, तो इस सिचुएशन में भी हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स फॉर एग्जाम्पल TCS को हम नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं, नहीं उसको देते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक ड्रग्स थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि वो समझ लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू फार्मेसी इंडिया लाइव।